देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम हालात हज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान रऊफ रसूल और आज का जो हमारा मौजू है वो है कोविड-19 लेटेस्ट फियर्स या कंसर्न्स, यानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में और ख़ास तौर से चाइना में जिस तरीके से कोविड इस वक्त कोविड की जो सूरत हाल बनी हुई है उसके चलते यहाँ पे भी बहुत सारी जगहों पे पर्टिकुलरली इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न देखने को मिलता है। तो इसी को हम आज जांचने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंसर्न है क्या ये वाकई में कंसर्न है या फिर अनफाउंडेड हमारे फियर्स हैं, हमारे खदशात हैं। तो इस पे बात करने के लिए हमने मदऊ किया है डॉक्टर शहजादा मोहम्मद सलीम खान साहब को, जो कि प्रोफेसर एंड हेड हैं कम्युनिटी मेडिसिन के जीएमसी श्रीनगर में, और उनके साथ बैठे हैं डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब जो कि प्रोफेसर और हेड हैं चेस्ट मेडिसिन के जीएमसी श्रीनगर में ही। जी डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल बनी हुई है चाइना को के कंटेक्स्ट में अगर हम इंडिया की बात कर लेते हैं एंड देन ऑब्वियसली कमिंग टू जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, अगर हम कोविड के तनासुर से आलमी सतह पर देखें तो इस वक्त कई ममालिक में कोविड के केसेस बतदरीज बढ़ गए और कहीं पे अब उनका डिक्लाइन भी हो रहा है। अगर हम नज़र डालें साथ में तो चाइना में बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिले, उसके बाद साथ ही में जापान में, साउथ कोरिया में केसेस बढ़ रहे हैं। अगर वेस्ट की तरफ देखें तो फ्रांस में है, ब्राज़ील में, यूएस में है, तो बहुत सारे ममालिक में केसेस जो है उनकी तादाद काफ़ी हद तक बढ़ भी रही है, और अगर हम आज के डेट में देखें तो उनकी तादाद किसी हद तक अब कम भी हो रही है। बट जब ये हम देखेंगे जो भी कोविड के केसेस हुए तो डिफरेंट स्ट्रेन जो या वेरिएंट्स हैं तो उसकी वजह से केसेस बढ़ते रहे और कम होते रहे और डिफरेंट वेव्स आते रहे। तो दुनिया में अगर हम आजकल नज़र डालें तो जो ग्लोबल लेवल पे देखें तो कम से कम 6-7 वेव्स आ चुकी हैं अब तक। अगर मुल्क की बात करें तो इस वक्त हम कहें कि 3 वेव्स तो काफ़ी बड़ी आई। तो जो पिछली वेव यहाँ पे आई थी वो ओमिक्रॉन की रही, उससे पहले जो अल्फा वेव आई, फिर डेल्टा वेव ने काफ़ी परेशानी की, और अब जो भी केसेस हम इस वक्त मुल्क में देख रहे हैं वो ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट्स हैं। और जो इस वक्त कंसर्न हैं 2 वेरिएंट्स जो इस वक्त आ रहे हैं BF7 और XBB वाले, तो वही केसेस हैं क्योंकि मुल्क में भी कुछ केसेस वो पाए गए। बट अगर हम मुल्क के नज़र डालें तो जो भी मुल्क में केसेस आए तो उनका नंबर बहुत ही कम इस वक्त आ रहा है। कुछ 220 के आसपास पूरे मुल्क से पिछले दिनों में केसेस दिखने को मिले। अगर हम पिछले एक हफ्ते में नज़र डालें तो उसका एवरेज जो है कुछ 157 केसेस पर दिन के हिसाब से हमें केसेस आ रहे हैं। जो अगर हम नज़र वापस डालें जो अब जब हमने ये ओमिक्रॉन की वेव देखी अगस्त में तो 22,000 के बराबर हमें केसेस रोज़ाना मिलते थे, तो उसके तनासब से आजकल बहुत ही कम केसेस मिल रहे हैं। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो अगर जो हमारी लैब्स हैं यहाँ पे जहाँ पे RT-PCR होता है कोविड के बाद टेस्टिंग करने के लिए, तो अगर हम पहले दिसंबर से ही नज़र डालें तो आप समझिए कि 4 या 5 केसेस अब तक हमारे डिफरेंट लैब से ऑन एन एवरेज आ रही हैं। कुछ लैब से तो अभी 0 रिपोर्टिंग हो रही है। तो अगर उस लिहाज से हम देखें तो अभी ऐसा कुछ है नहीं कि जिसके लिए हम कहें कि कोई पैनिक होने की ज़रूरत है। बट जबकि हम कोविड पर नज़र डाल रहे हैं तो जब कोविड स्टार्ट होती है वेव तो स्लो राइज हो जाता है, तो फिर एक पीक आ जाती है, फिर डिक्लाइन हो जाता है। और अगर हम शुरू से नज़र डालें जब अल्फा वेव आई थी फिर डेल्टा आई थी तो वो काफ़ी स्लो आई थी, फिर स्लोली वो डिक्रीज हो गई, लेकिन ओमिक्रॉन काफ़ी जल्दी में आई और जल्दी उसका पीक आ गया और डिक्लाइन भी हो गया। बट एज ऑफ नाउ हमें ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है कि जहाँ लोगों में पैनिक होने की ज़रूरत है। बट जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट मशीनरी का सवाल है, उन्हें ऑलरेडी अलर्ट पे हैं, तो वो नज़र रखे हुए हैं कि कहीं पे कोई केसेस तो नहीं आ रहे। बट एज ऑफ नाउ कम्युनिटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है कि हमें पैनिक होने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर नवीद, आपकी तरफ अगर मैं आऊँ तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पैनिक की सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पिछले 3 दिन में अगर हम देखते हैं तो मुल्क की सतह पर एक हाईएस्ट लेवल पे यानी प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 3 दिन में 2 बार अपील की है लोगों से ये कह करके कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बी केयरफुल, मास्क अप।
तो ऑब्वियसली लोग इससे डर तो जाते हैं, बिकॉज हाईएस्ट लेवल से अपील्स हो। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनी चौकन्ने रहें। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। और ये दैट यू हैव टू मास्क अप, यू हैव टू बी केयरफुल। देखिए, कोविड वायरस जब से आया है तो ये नोवल वायरस था और ये हमारे साथ ही अब रहेगा जी। ये था, है और आगे भी चलता रहेगा। इसकी अलग अलग, जैसे इसकी प्रॉपर्टी है ये म्यूटेट होने की, तो इसकी अलग अलग स्ट्रेन्स आती हैं। अलग अलग स्ट्रेन्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। कोई स्ट्रेन ऐसी होती है जिसमें इन्फेक्शसनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि वो बहुत रैपिडली ट्रांसमिट होता है। किसी स्ट्रेन की प्रॉपर्टी, जैसे हमने डेल्टा स्ट्रेन देखी तो उसमें सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए कोविड रहेगा और आगे भी रहेगा। देखिए, जैसे आप चाइना की बात कर रहे थे तो वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो एक्सपोनेंशियली राइज हो गई कुछ ही टाइम में, क्योंकि वहाँ जो ये स्ट्रेन आई थी, जो लेटेस्ट ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, ये हाईली इन्फेक्शियस है और वहाँ के अपने लोकल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वहाँ पे ये रैपिड राइज हुआ। जैसे कि उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया था तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन था वो बहुत कम था एज कम्पेयर टू अगर हम अपनी यहाँ की बात करें। तो इसके अलावा वहाँ की वैक्सीनेशन पॉलिसी भी डिफरेंट थी, वैक्सीन डिफरेंट तरीके का था। लेकिन एज फार एज कोविड, अगर हम अपने मुल्क की बात करें, अगर केसेस राइज भी होंगे तो इसमें अलार्म होने की तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि एज लॉन्ग एज ये सीवियरिटी इसकी कम रहे। जैसे हमने ओमिक्रॉन में देखा, हमारे केसेस डेल्टा वेव सेकेंड वेव से ओमिक्रॉन में काफी ज्यादा थे, लेकिन सीवियरिटी कम थी। सिर्फ जुकाम खांसी हो रहा था, बुखार हो रहा था और लोग होम आइसोलेशन में रह के ही 5-7 दिन में सेहतियाब हो रहे थे। लेकिन अगर कभी कभी इसमें ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई ऐसी स्ट्रेन में तब्दील हो जाए ये वायरस जो हाईली इन्फेक्शियस भी हो और सीवियरिटी भी ज्यादा करे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल वायरस है, आगे कैसे बिहेव करेगा किसी को नहीं पता है। और सेकंड थिंग ये है कि अगर नंबर ऑफ केसेस हमारे इतने ज्यादा राइज हो गए
کہ اگر اس میں 1% پیشنٹ ہی ہاسپٹلائز ہوئے تو ان کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہو سکتی ہے اور ہیلتھ کیئر فیسلٹیز پہ کافی اسٹرین پڑ سکتا ہے. اس لیے یہ جو ایڈوائزری جاری ہو رہی ہے دس از جسٹ اے پریکاشنری میجر, کیونکہ اگر یہ کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر ہم اپنائیں اس سے جو ریٹ آف ٹرانسمیشن آف انفیکشن ہے وہ کم ہوگا. اور اگر ہم پچھلے 3 سال کی بات کریں, جیسے ہم ایز اے ہاسپٹل ہم دیکھ رہے تھے جو ہماری باقی مریض بھی ڈیورنگ ونٹر منتھس ہمارا رائز ہوتا تھا, وہ بھی پچھلے 3 سال بائی اڈاپٹنگ دس کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر ہمارے باقی الرجک پیشنٹس تھے یا باقی جو وائرل ڈیزیزز تھی جو ہم عام طور پہ دیکھ رہے تھے کہ جن کا رائز ہوتا ہے ونٹر منتھس میں, وہ بھی پریونٹ ہو رہے تھے. تو اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کی تو آمد ہوئی نہیں ہے چونکہ ہم نے وہ اپروپریٹ بیہیویئر ترک کر دیا. اس کی وجہ سے ہمارے باقی وائرل ڈیزیز بھی ہے ان کی تعداد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم کافی زیادہ ہے. جی, انفیکٹ یہ بھی تو ایک انڈیکیٹو ہو سکتا ہے کہ جیسے چائنا کی ہم بات لے لیتے ہیں یا پھر جتنے جاپان کی بات لیتے ہیں یا ساؤتھ کوریا وغیرہ کی بات ہم کر لیتے ہیں, تو یہ سارے ایک ایسے زون میں آ رہے ہیں جہاں پہ اس وقت ونٹر ہے, اور ونٹر میں تو کھانسی نزلہ وغیرہ یہ تو عام سی بات ہے جیسا کہ ہمارے یہاں پہ بھی آج کل ہوتا ہے. لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ ونٹر میں کے آتے آتے کھانسی آتی تھی یا زکام آتا تھا تو کوئی زیادہ کنسرن بھی فیل نہیں کرتا. لیکن آج کل جب تھوڑا بہت انسان کوئی کھانس لیتا ہے یا چھینک لیتا ہے تو خود بھی انسان ڈر جاتا ہے اور باقی لوگ بھی ڈر جاتے ہیں. بالکل, دیکھیں ونٹر میں ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو وائرل انفیکشنز ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک ریسپریٹری ٹریکٹ کا جو ہمارا ایک لوکل امیون سسٹم ہوتا ہے وہ سپریس ہوتا ہے. تو جو اسپیشلی جو ہمارے ہائی رسک پیشنٹس ہوتے ہیں یا باقی نارمل انسانوں میں بھی انسیڈنس آف جو یہ وائرل انفیکشنز ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور سیکنڈ جو ہم ونٹرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے فیملی ممبرز ایک ہی کمرے میں بیٹھتے ہیں, کوشش رہتی ہے کہ ایک ہی ساتھ بیٹھیں سردی کی وجہ سے, تو رسک آف ٹرانسمیشن اس کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ تو نیچرل سا فینومینن ہے. تو اس کی وجہ سے اور جب ایک کھانسی شروع ہو جاتی ہے تو رسک آف ٹرانسمیشن بھی اس کھانسنے سے بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ انفیکشس ڈیزیز جو ہے یہ وائرل ہے یہ سب ریسپریٹری ڈراپلیٹ سے ہوتا ہے. جو ایک کسی کو کسی اور چیز کا انفیکشن ہو گیا تو ساتھ میں اس کو کوئی سیکنڈری انفیکشن ہو گیا تو اس کی ٹرانسمیسیبلٹی بھی زیادہ ہو جاتی ہے بیکاز آف دیز کافنگ. جی ڈاکٹر صاحب, پہلے جب ہم نے پہلے دیکھا جب کووڈ میں پچھلے 2 سال میں پرٹیکولرلی ہم نے دیکھا کہ ریگولر اپڈیٹس کافی بڑے پیمانے پہ ٹیسٹنگ ہوتی تھی اور پھر اتھارٹیز ہمیں بلیٹن بھی ایشو ہوتا تھا, ہر دن شام کو ایشو ہوتا تھا کہ ہاں آج دن میں اتنے ٹیسٹ ہوئے اور اتنے ان میں سے پازیٹیو کیسز آئے اتنے. تو آبویسلی اب ایسا شاید ہوتا نہیں ہے, کوئی بلیٹن وغیرہ تو آتا نہیں ہے, لیکن کیا ٹیسٹنگ ابھی بھی اسی پیمانے پہ ہو رہی ہے؟ غالباً 4 دن سے بلٹنز ایوننگ میں آتے ہیں, نیشنل ہیلتھ مشن JNK کے ان کی طرف سے بلٹنز آ رہے ہیں, وہ دکھا رہے ہیں کہ کتنے پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں, کتنی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. دیکھیں ٹیسٹنگ تب ہوتی تھی جب لوگوں میں سمٹمز آ جاتے تھے, پھر وہ ہاسپٹل پہ آ کے وہاں ٹیسٹنگ ہوتی تھی یا کوئی پازیٹیو ہوتا تھا پھر ان کی کنٹیکٹ ٹریسنگ ہو رہی ہے. سو اس وقت جو گائیڈ لائنس ہے, نیشنل گائیڈ لائنس ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کہ جو بھی انٹرنیشنل ٹریول کر کے آئے, خاص طور پہ چائنا اور جو باقی 4 کنٹریز ہیں وہاں سے آئیں تو ان کا مینڈیٹری RT-PCR ہوگا. اس کے علاوہ بھی اب یہ آپشنل رکھا گیا کہ ہم ایئرپورٹ جو ہمارے ایون جو ہمارا سری نگر ایئرپورٹ ہے وہاں پہ بھی ایک بوتھ رکھا گیا ہے جہاں پہ والنٹیرلی اگر کوئی چاہے, مینڈیٹری نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے, تو جو اپنا ٹیسٹ کرانا چاہیں جن میں سمٹمز ہیں ان کے لیے وہاں پہ بوتھ کریٹ کیے جا رہے ہیں, رادر کیا گیا ہے. اور ساتھ میں جو کنٹیکٹ ٹریسنگ اگر کوئی بھی پازیٹیو آیا تو ان کی جس طرح کنٹیکٹ ٹریسنگ ہو رہی ہے پھر سے ہو رہی ہے. ایک نئی بات جو اس میں ہو رہی ہے کہ جیسے کہ جو ہم ویریئنٹس کی بات کریں وہ الفا ڈیلٹا اومیکرون جو بھی ہے تو ان کی جینومک سیکوینسنگ پہ ہی پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا RT-PCR ٹیسٹ پازیٹیو آتا تھا پھر ان کا جو CT ویلو <25 ہوتا تھا تو ان کا سیمپل جینومک سیکوینسنگ کے لیے بھیجا جاتا تھا, ہول جینومک سیکوینسنگ کے لیے. تو ہماری جو کنٹری میں ہے بہت ساری لیبس آلریڈی اسٹیبلش ہے. ہماری JNK کے لیے جو دلی میں لیب ہے جو ہماری وہاں پہ مین لیب ہے NCDC نیشنل سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول, تو وہاں پہ ہمارے سیمپلس جایا کرتے تھے. وہ بھی ایک پورشن کے حساب سے کچھ سیمپلس بھی جاتے ہیں, بٹ آج کل جو گائیڈ لائنس ہے اس میں جو بھی پازیٹیو آ جائے گا تو اس ہر ایک پازیٹیو سیمپل NCDC جائے گا ہماری, یعنی ہمارے یہاں پہ بھی جو پازیٹیوز آتے ہیں تو وہ سب جینوم سیکوینسنگ کے لیے جاتے ہیں جائیں گے. یہ دیکھنے کے کہ جو اس وقت نئے اسٹرینز ہمارے ہیں
क्या हमारी पॉपुलेशन, जो हमारी लोकल पॉपुलेशन है, क्या उनमें भी वो स्ट्रेन्स देखने को मिल तो नहीं जाएंगे। और साथ में एक नई खुशानदा बात ये भी है कि दोनों जीएमसी जो पुराने हैं, जीएमसी श्रीनगर और जीएमसी जम्मू, यहाँ पे जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए लैब एस्टैब्लिश की जा रही है और विद इन वीक्स टाइम जीएमसी श्रीनगर में ये लैब एस्टैब्लिश हो जाएगी और जीएमसी जम्मू में भी गालिबन 2 हफ्ते में ये लैब एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो फिर उसके बाद हमारे सैंपल्स को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद ये जरूरी है कि जो हमारी लैब्स होंगी इनकी एक्रेडिटेशन जरूरी है, क्योंकि अगर ये रिपोर्ट दें तो वो नेशनल लेवल पे जो हमारा एक नेटवर्क चलता है इंसाकॉग, वो इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए क्योंकि ये लैब से जो रिपोर्ट आ रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है। तो उनकी तरफ से टीम आ जाएंगी, वो इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, एक्रेडिटेशन करेंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हमारी लैब देंगी ये कल को न सिर्फ इंसाकॉग नेशनल लेवल पे इसको एक्सेप्ट करनी चाहिए, बट ग्लोबली जो हमारा आलमी सेहत इदारा WHO है वो भी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि इस पर्टिकुलर एरिया से इस तरह का स्ट्रेन मिले। सो अगले कुछ 1-2 हफ्ते में आप देखेंगे कि जो हमारे जीनोमिक सीक्वेंसिंग है वो लोकली हमारी इस लैब पे भी होगी। सो कोविड की तरफ से जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी हद तक बढ़ गया और उसकी वजह से जहां जहां जो पहले अगर आप देखें कोविड हुआ तो हमारे पहला सैंपल पुणे भेजा गया, अब आप देखिए कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा RT-PCR होगा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ टेक्नोलॉजी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़ गया और जो जीनोमिक लैब सीक्वेंसिंग हो रही है इसकी वजह से भी हमारी लैब बन रही है। तो आगे जाके बहुत जल्द हमें पता चलेगा कि हमारे यहाँ कौन कौन से स्ट्रेन्स हैं और जो नई स्ट्रेन्स हैं और जो हम आलमी सेहत इदारे की तरफ से जो गाइडलाइंस आएंगी नई स्ट्रेन्स के लिए, तो वो भी हम लोकली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और जो कंट्रोल मेजर्स होंगे वो बहुत इफेक्टिवली और जल्दी में वो सब चीज़ें होंगी। जी डॉक्टर नवीद, अगर हम चाइना को और इंडिया को दोनों का मुआवजा करें बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर जेनेटिक मेकअप एंड आर जेनेटिक मेकअप एंड किस तरीके से उन्होंने डील किया विद कोविड और किस तरीके से हमने किया, उनकी वैक्सीनेशन और हमारी वैक्सीनेशन, तो क्या ये सारी चीज़ें हमको उनसे एक एडवांटेजियस पोजीशन में रखे हुए हैं या फिर हम किसी डिसएडवांटेजियस पोजीशन में हैं? देखिए, वैक्सीनेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो उन जो वहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू हुई, जो उनका लोकली मेड वैक्सीन था, तो हमने काफ़ी जो वहाँ से, क्योंकि वो बाकी ममालिक में भी उस टाइम एक्सपोर्ट हुआ, तो हमने देखा कि वहाँ के जो वैक्सीनेशन वो वाली लगी थी, वहाँ के वैक्सीन लगे हुए लोग भी हमारे पास कुछ यहाँ पे आए जिनको इमीडिएटली आफ्टर वैक्सीनेशन कोविड हुआ और सीवियर कोविड हुआ बनस्बत की इसके कि जो हमारा यहाँ पे इंडिजिनस वैक्सीन था जो हमारे मुल्क में लगा, तो हमने जब वो वैक्सीन यहाँ पे दिया गया लोगों को, तो उसके बाद हमने देखा कि हॉस्पिटलाइजेशन जो है तो वो बहुत कम हो गई। जो हम पोस्ट सेकंड जो हमारी डेल्टा वेव आई थी, सेकंड कोविड की वेव आई थी, उसके बाद हमारे अस्पतालों में ज़्यादातर वही पेशेंट्स एडमिट हुए या तो जिनने बिल्कुल वैक्सीन लगवाया ही नहीं था, या जिन्होंने सिर्फ एक डोज लगवाया था, या बहुत ज़्यादा सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे जिनमें इस वैक्सीन की एफिकेसी नहीं आई थी। लेकिन अगर आप वहाँ पे भी देखें बाकी ममालिक में, जब ये चाइना से ये वैक्सीन एक्सपोर्ट हुआ तो उन ममालिक में रैपिडली आफ्टर ये साइनोफार्म वैक्सीन के बाद उन्होंने बाकी वैक्सीन लगाए, क्योंकि उन्होंने भी इसकी प्रोबेबली देखा कि इसकी इफेक्टिवनेस उतनी ज़्यादा नहीं है। और वहाँ पे जो पॉलिसी कोविड की अपनाई गई, वहाँ पे स्ट्रिक्ट आइसोलेशन हुआ। तो कम्युनिटी में जैसे डॉक्टर साहब के डिपार्टमेंट ने एक कम्युनिटी बेस्ड एक सीरो सर्वेलेंस स्टडी की थी, तो उनने शायद पहली वाली में अराउंड 40% हमने देखा था कि ऑलरेडी इम्यूनिटी डेवलप हुई थी, और उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स ऐसे थे या पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जिनको पता भी नहीं था कि हमें कोविड कभी हुआ था। तो दैट मीन्स हमारे कम्युनिटी में ऑलरेडी एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई थी। और सेकंड स्टडी भी जब हुई थी मेरे ख्याल में उसमें 90% आई थी। तो जब ये ऐसा एक इसमें डबल तरीके की इम्यूनिटी आई, यानी हम कदरे बेहतर पोजीशन में बिल्कुल। एक तो हर्ड इम्यूनिटी हुई थी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस, मे बी पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक रहे या माइल्ड सिम्टम्स आए, लेकिन इम्यूनिटी डेवलप हुई। साथ में हमारा वैक्सीनेशन का स्टेटस जो है वो बहुत अच्छा है। मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने जो है वो 2 डोज लगवाए हैं। सो वी आर एट एन एडवांटेजियस पोजिशन। अगर कोविड इन्फेक्शन हुआ भी, लेकिन होपफुली ये सीवियर डिजीज कॉज नहीं करेगा, जो हमारा मकसद है। सो देयर इज नो नीड टू पैनिक। नेशनली हमारे यहाँ इस वक्त जिन्होंने दोनों डोज लगाए हैं वो 69% है, और जहां हम J&K की बात करें वो 100% से आगे है, इवन 110% कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट्स में है कि जो उनका नंबर एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा लोगों ने लगाया। इवन जो हमारी पॉपुलेशन जो रिसेंटली जिनमें वैक्सीन लगना था, जो 12 से 17 एज के ग्रुप में जिनमें ऑफ लेट लगा, सो उनमें भी आप देखिए अराउंड 70% उनमें भी वैक्सीन लगा।
सो जो हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन है, इवन वल्नरेबल पॉपुलेशन जो हमारे 60 से ऊपर थे, तो उनके लिए जो प्रिकॉशनरी डोज थे, जो बूस्टर डोज जिनको हम कहते हैं, 3rd डोज लगा, तो वो भी काफ़ी हद तक उन पॉपुलेशन में लगा। सो ओवरऑल जो हमने, जैसे डॉक्टर नवीद सर ने बोला कि जो हमारी इम्यूनिटी है, दोनों इम्यूनिटी, जो नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी है और जो वैक्सीन की तरह से, सो ये दोनों मिला के हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रही है इस चीज़ से कि अगर कोई भी वायरस स्ट्रेन इस वक्त आ रहा है तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिले, अनलेस वो ज़्यादा विरुलेंट हो और ज़्यादा उसमें ट्रांसमिशन ना हो। तो इसका मतलब है कि एज ऑन डेट हम कदरे एडवांटेजेस पोजीशन पे है, हमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट देन बॉल अगेन कम्स टू दैट जिसको हम कहते हैं कि एहतियात, वी कैन नॉट लेट आवर गार्ड डाउन। तो एज फार एज आवर गार्ड इज कंसर्न, क्या बहुत इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एज फार एज द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स आर कंसर्न, क्या वो सब जब कोविड हुआ तो उसके बाद जो हमारे ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी थी तो कई गुना बढ़ गया। तो इस वक्त फॉर एग्जांपल हमारे अगर मैं फॉर एग्जांपल जम्मू की बात कर रहा हूँ, वहाँ सिर्फ 3 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स थे, आज वहाँ पे 26 हैं। कश्मीर की बात करें, यहाँ 12 थी, यहाँ 24 हैं। सो ऑक्सीजन जनरेशन अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में है। और जो हमारी फॉर एग्जांपल हमारे जो जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल हैं, 10,000 से ज़्यादा लीटर पर मिनट उनकी कैपेसिटी एक हॉस्पिटल में पहुंच गई है। सो कैपेसिटी इनके हॉस्पिटल में भी अगर हम 400 पहले देखें तो लगभग 2000 के आसपास वो पहुंच गई है। सो ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी, जो हमारे वेंटिलेटर्स जो थे उनकी तादाद भी काफ़ी बढ़ गई, जो आईसीयू बेड्स थे उनकी तादाद भी। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे हॉस्पिटल्स काफ़ी इक्विप्ड हैं, मैन पावर काफ़ी ट्रेंड है, जो हमारे सपोर्टिव जो केयर के लिए दवाइयाँ चाहिए, बाकी चीज़ें चाहिए, डिस्पोजेबल है, सब चीज़ें हैं। इवन अभी कुछ मीटिंग्स भी हुई, हमारे सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग की, हमारे चीफ सेक्रेटरी सर ने मीटिंग की, तो ये देखा गया कि जो हमारे स्टॉक्स हैं उनके लिए वो देखें, गालिबन जो कल है 27 दिसंबर को पूरे मुल्क में एक मॉक ड्रिल हो रही है, जिसमें देखा जाएगा कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं इवन लोअर लेवल तक क्या वो तैयार हैं ऐसी सूरत हाल को चैलेंज, अगर ऐसा कुछ आ गया तो वो उसको फेस कर पाएंगे। सो उसकी तैयारी के लिए कल एक नेशनल लेवल पे मॉक ड्रिल हो रही है, ये देखने के लिए कि हमारी तैयारी कैसी है। सो ये सब चीज़ें तैयारी के लिहाज से काफ़ी अच्छी तरह हो रही हैं, और खुदा न खास्ता कल को अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो मुझे लग रहा है कि हमारा सिस्टम पूरी तरह उसके लिए तैयार है। जी तो डॉक्टर नवीद, पिछले 3 साल से अब हम देख रहे हैं, अब मोरलेस सभी लोगों को पता है कि कौन कौन से एहतियाती तदाबीर हैं, बट अगर आप फिर से उस पर, चूंकि अब नई सूरत हाल से हम इस वक्त जूझ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप फिर से एक बार लोगों को ये बता दें कि व्हाट आर द इफ्स एंड बट्स दे विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट। देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई भी पेशेंट रादर देन जनरल एक जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते हैं, पहले तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले अगर किसी को भी कोई भी अपर या लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के कोई भी सिम्टम्स है, उसको एकदम आइसोलेट होना चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे सीधा साधा जुकाम भी अगर हो तब भी आइसोलेट होना बिल्कुल, क्योंकि यूजुअली हम इस टाइम जो देखते हैं ये वायरल इन्फेक्शन ही होता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, वो कोविड हो, वो H1N1 हो या कोई और वायरस हो, कॉमन कोल्ड, बिल्कुल सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। और एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है वो सिर्फ टेस्ट है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि इसको जुकाम अगर हुआ है, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो कौन सा इन्फेक्शन है। तो जब तक वो टेस्ट कराए, जब तक रिपोर्ट आ जाए, कोशिश यही रहनी चाहिए कि उसको हम कंप्लीटली आइसोलेट करें, क्योंकि जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे कि टेंडेंसी रहती है कि पूरे फैमिली मेंबर्स जो है एक साथ रहें, तो हम देखते हैं कि ये चेन एक बन जाती है, एक इन्फेक्ट होता है फिर बाकी कुछ टाइम में सब लोग इन्फेक्ट होते हैं। और वैसे भी सर्दी के चलते हम खिड़कियां बंद होती है, दरवाजे बंद होती हैं, जैसे हम कश्मीरी कहते हैं कि दायरे पर त्रपरियत अंदर के, तो बिल्कुल, इसलिए पहली पॉइंट यही होना चाहिए कि अगर कोई भी सिम्टोमेटिक है उसको हमें आइसोलेट करना चाहिए, उसका टेस्ट होना चाहिए ये देखने के लिए कि वजह क्या है। अगर कोविड है तो वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, अगर फ्लू है या कोई एलर्जिक जुकाम है तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें हम स्पेशली क्राउडेड प्लेसेस पे जाएं, वहाँ मास्क पहने, 2 मीटर की दूरी जो है वो मेंटेन करें, जो हैंड वॉश, यूज़ ऑफ सैनिटाइज़र जो है वो अपनाएं, तो इंशाल्लाह अगर हम ये चीज़ें अपनाएंगे तो हम इस पे काबू पा सकते हैं और जो खतरा हम पे लाक है उसको हम टाल सकते हैं।
क्या डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस कुछ ऐसी हो सकें, फॉर इंस्टेंस कुछ विंटर स्पेसिफिक डाइट्स वगैरह ऐसे हो सकते हैं? जैसा जब पहले कोविड चला तो बहुत कुछ मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ गई कि ये जो है इनसे इम्यून बूस्टर ड्रग्स हैं, ये इम्यून बूस्टर डाइट्स हैं, वो ये चीज़ें, मतलब क्या इस वक्त हम सजेस्ट करते हैं, पर्टिकुलरली जो हमारी मौसमी सूरत हाल इस वक्त है, कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें कॉमन कोल्ड से, फ्लू से बचा सकती हैं? देखिए, अगर हम कोविड के लिहाज से बात करें तो अभी 3 साल होने को है, अभी हमारे पास अभी भी कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है कोविड अगेंस्ट। तो जो भी है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, या जो भी ड्रग्स यूज हो रही हैं वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हो रही हैं, कुछ हद तक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिहाज से भी उनकी इफेक्टिवनेस देखी गई है। लेकिन अल्टीमेटली जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है वो इसके अगेंस्ट फाइट करने की कुव्वत रखता है। तो इम्यून सिस्टम हमारा डेवलप होता है बाय अ बैलेंस डाइट। देखिए, कोई स्पेसिफिक फूड्स नहीं है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम को एब्रप्टली बूस्ट अप करे। एक बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट कंटेंट अप्रोप्रिएट हो, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये कुछ हद तक हेल्प करते हैं। लेकिन एक इम्यून सिस्टम एक बैलेंस डाइट से डेवलप होता है। और अगर हम विंटर की बात करें, देखिए विंटर में हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, हमारी कोल्ड क्लाइमेट काफ़ी होता है, जिसकी वजह से एक हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक लोकल इम्यून सिस्टम होता है वो वीकन हो जाता है। तो ये हम सिंपली रिप्लेनिश कर सकते हैं बाय इनटेक ऑफ वाटर, क्योंकि हम देखते हैं कि ड्यूरिंग विंटर टाइम हम अपना वाटर इनटेक कम कर देते हैं। अगर हम इसको वाटर इनटेक को हम थोड़ा ज़्यादा करें एज कम्पेयर टू अदर सीजन्स, तो इससे हमारा जो ये ह्यूमिडिटी का फैक्टर जो आता है जिससे इम्यून सिस्टम हमारा वीकन होता है, इसको हम काउंटर कर सकते हैं। और ये हेल्प कर सकता है अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। जी, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा कि जैसा कि डॉक्टर नवीद अभी कह रहे थे कि हमारे पास 3 साल होने को है, अभी तक भी कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है एज फार एज कोविड इज कंसर्न। और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ना होने की ही वजह से एक बहुत बड़ा जो ग्लोबल कंसर्न बन के आया है एज फार एज कोविड इज कंसर्न, वो है एंटीबायोटिक मिसयूज। देखिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया कि जब कोविड स्टार्ट हुआ तो हिट एंड ट्रायल में देखा गया कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लोग दे रहे थे, खुद ले रहे थे। सो क्राइसिस होगी नेशनल लेवल पे भी कि एक ही पर्टिकुलर टाइप के एंटीबायोटिक्स लोग खुद ले रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारी रेजिस्टेंस आ रही है। अगर हम नज़र डालें तो आगे वाले जो पेंडेमिक्स हैं, जिस तरह हम आज कोविड की बात करें कि कोविड एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है, आगे जाके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR जिसको कहते हैं, एक बहुत बड़ा पेंडेमिक होने वाला है दुनिया में, जिसकी वजह से लोगों में मामूली सा इन्फेक्शन जो होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, यूजुअली 2-3 तरह के जरासीम से होते हैं, जरासीम से होते हैं। सो आजकल जो है जैसे वायरल की बात करें, कोविड है या बाकी है, उसके लिए भी हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बनाए गए हैं। हम अननेसेसरली एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, हम ये देखते हैं कि चलो अगर डॉक्टर से मिलना है तो पहले उसका फीस भरना है, फिर वो दवाई लिख के देंगे, फिर लाना। हम लोकली केमिस्ट के पास जाते हैं तो वो कोई भी 1-2 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, उससे ना हमें कोई इंप्रूवमेंट हो रही है ना कोई, हाँ उन्हें लग रहा है कि इंप्रूवमेंट हो रही है, इसलिए क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, 4-5, 6 दिन 7 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। और उन्हें लग रहा है कि 2 दिन में एंटीबायोटिक खा लिया। आजकल देख लें लोग खुद ब खुद जो भी एंटीबायोटिक्स मार्केट में हो रही हैं अवेलेबल हैं, जिनको बनने में करोड़ों अरबों रुपए खर्चे हुए हैं, हम उनको ज़ाया कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम नज़र डालें, अगर डॉक्टर साहब को भी पता ये मुशाहिदे में होगा कि बहुत सारे इन्फेक्शंस जो यहाँ पे हैं वो मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स से अब ठीक ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमने उनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया। सो आवाम से गुजारिश है कि खुद ब खुद किसी भी बीमारी का खुद ब खुद इलाज ना करें। अगर आपको लग रहा है कि ज़ुकाम है, ज़ुकाम में एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं है, उसमें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हाइड्रेशन की ज़रूरत है, पानी पी लीजिए, थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए। अगर कहीं ज़रूरत है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की, पैरास्टामोल की या कभी डिकंजेस्टेंट की, वो भी डॉक्टर के जब वो बताएं प्रिस्क्राइब करें तभी इस्तेमाल करें। खुद सेल्फ मेडिकेशन ना करें, और जिससे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमारी डेवलप हो रही है, खुदा न खास्ता कल को कोई ऐसी वबा जाहिर हो जाएगी जहां पे जितने भी अवेलेबल एंटीमाइक्रोबियल हैं कोई भी काम नहीं कर पाएगा। जी, डॉक्टर खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इजाज़त ले लेते हैं। खुदा हाफ़िज़।